हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल रितु पाठक नर्सिंग क्लासेस। आज जो वीडियो है वो है राजस्थान सीएचओ और एसजीपीजीआई लखनऊ स्पेशल क्लास है। ठीक है, इसमें हम हर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हर सब्जेक्ट में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आप डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने बहुत एमसीक्यूज, बहुत सारी प्रैक्टिस की है। अब लास्ट टाइम रिवीजन जो है वो आप इस वीडियो में आपको पूरा नर्सिंग जो है लास्ट टाइम रिवीजन नोट्स टाइप में मिलेगा। पूरा नर्सिंग रिवाइज हो जाएगा स्टार्टिंग से। जो भी सब्जेक्ट है, कम्युनिटी है, ओबीजी है, पीडियाट्रिक्स है, फंडामेंटल है, साइकेट्रिक है, एमएसएन है, सब का आपको की नोट्स मिलने वाला है। अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी तो हर सब्जेक्ट अभी तक जितने भी एमसीक्यूज आपने सॉल्व किए हैं, जो भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन है, सब आपको की पॉइंट्स में यहाँ पे मिलेगा कि ये इसका साइन है, ये इसमें क्वेश्चन, कम्युनिटी में ये टॉपिक्स जो है वो हमें थोड़ा सा गो थ्रू होना है। तो हर सब्जेक्ट का गो थ्रू आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो को पूरा देखना है। और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, अब सबसे पहला जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में ये आपको पॉइंट्स जो है वो मैं पूरा रीड करूंगी। जैसे रेसेस है, रेसेस में क्या है, मैक्यूल, पेप्यूल, वेसिकल, पिस्ट्यूल और स्कार। ये पॉइंट यहां से क्वेश्चंस आते हैं। और ये जो भी पॉइंट्स मैंने यहां पे लिखा है, बाकी तो सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, एक वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल होगा, बट यहां पे मैं सबके जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट जो टर्म है वो डिस्कस किया है, जो पेपर में कहीं ना कहीं आए हुए हैं। ठीक है, तो रेसेस को देखते हैं। रेसेस से क्या क्वेश्चन आया, पेप्यूल का क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा हुआ है, वेसिकल का क्वेश्चन आया हुआ है, वन लाइनर में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैक्यूल है, फ्लैट डिफरेंट कलर इन फ्रंट ऑफ सराउंडिंग। जहां पे भी मैक्यूल का फॉर्मेशन होता है वो एरिया नॉर्मल स्किन के एरिया से क्या होता है, डिफरेंट कलर का जो है वो हमें दिखाई देता है, लेकिन स्किन का एलिवेशन यहाँ पे नहीं होता है। पेप्यूल में एलिवेटेड स्किन होता है और ये सॉलिड होता है। डायमीटर की बात करें तो लेस देन 1 सेंटीमीटर। इन सब में अगर डायमीटर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायमीटर कितना होगा, डायमीटर इज लेस देन 1 सेंटीमीटर। यस, एलिवेटेड पेप्यूल में क्या होगा, एलिवेटेड सॉलिड स्किन होगा। जो नॉर्मल स्किन एरिया है जहां पे पेप्यूल का फॉर्मेशन हुआ है वहां पे ये एलिवेटेड दिखेगा हमें लेकिन वो सॉलिड होगा। वेसिकल में क्या होता है, एलिवेटेड होता है और यहां पे जो एलिवेटेड एरिया होगा वहां पे क्लियर फ्लूइड का फॉर्मेशन होगा। अगर पिस्ट्यूल की बात करें तो ये भी क्या होता है, एलिवेटेड होता है और यहां पे पस फॉर्मेशन होता है। यहां पे क्या होगा, पस का फॉर्मेशन होगा। और स्कार में क्या होता है, वहां पे जो आपका निशान, जैसे जहां पे भी पेप्यूल मैक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है वहां पे स्कार रह जाता है। ठीक है, तो उसको हम स्कार बोलते हैं। तो मेनली क्वेश्चन पेप्यूल का, पिस्ट्यूल का, वेसिकल का पूछा जाता है वन लाइनर में। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कम्युनिटी में आपको याद रखना है, लेवल ऑफ प्रिवेंशन से क्वेश्चन आता है। प्राइमोडियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्शरी प्रिवेंशन। तो यहां प्राइमोडियल में क्या होता है, डिजीज होने से पहले, अगर हम यहां पे बात करें तो डिजीज होने से पहले जो होगा वो प्राइमोडियल प्रिवेंशन होगा। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में आपको क्या पॉइंट याद रखना है, ये कंटेंट है, कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है। इससे क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं। प्राइमरी में होगा एक्शन फेज, ठीक है। सेकेंडरी में अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। टर्शरी में क्या होता है, हम डिसएबिलिटी को प्रिवेंट करने के लिए रिहैबिलिटेशन से रिलेटेड जो पॉइंट होगा वो सारे इसमें आएंगे। ठीक है, तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड की। एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड में AHE आपको याद रखना है। ए से क्या है, एजेंट, एजेंट, H से होस्ट एंड E से एनवायरमेंट, E से एनवायरमेंट, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरमेंट। AHE एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड आपको याद रखना है कि किसी भी डिजीज को होने के लिए अगर एजेंट, होस्ट, एनवायरमेंट है तभी पॉसिबल, इसमें से कुछ भी मिसिंग है तो डिजीज पॉसिबल नहीं होगा। तो यहां पे क्या चाहिए, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरमेंट इज अ एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड की। ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर एग्जाम्स में आया हुआ है। अगर आप पेपर उठा के देखो सीएचओ का तो बहुत सारे आपको अलग अलग डिफरेंट स्टेट के एग्जाम में आपको मिलेगा। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है, एंट्री ऑफ पॉजिटिव एजेंट इन होस्ट बॉडी एंड अपियरिंग फर्स्ट सिम्टम ऑफ डिजीज। एंट्री ऑफ जो भी पॉजिटिव एजेंट है वो होस्ट की बॉडी में एंटर करके जो फर्स्ट सिम्टम अपीयर करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, इससे क्वेश्चन आता है।
आपको सीधा इसका डेफिनेशन आएगा और ऑप्शन में होगा इंक्यूबेशन पीरियड है, कम्युनिकेबल पीरियड है, इन्फेक्टिव डिजीज है, मतलब इन्फेक्टिव पीरियड है, इस तरह से ऑप्शन मिलेगा। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पीरियड है, ठीक है, इसलिए ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। इन्फेक्टिव पीरियड और कम्युनिकेबल पीरियड, इसमें क्या होता है, टाइम पीरियड इन विच द डिजीज स्प्रेड फ्रॉम अफेक्टेड टू द नॉन अफेक्टेड पर्सन, ठीक है। अनदर पर्सन में जब डिजीज स्प्रेड करता है, अगर किसी पर्सन को डिजीज है और दूसरे पर्सन को भी वो डिजीज हो रहा है, इसका मतलब अभी वो इन्फेक्टिव या कम्युनिकेबल पीरियड में है। तो वही पॉइंट लिखा है एग्जाम में, कैसे आएगा, टाइम पीरियड इन विच द डिजीज स्प्रेड फ्रॉम अफेक्टेड टू द अनदर पर्सन is called, and this period is called as infective period। तो ये भी हो गया। नेक्स्ट है इंसिडेंस प्रिविलेंस, ये आपको याद रखना है। इंसिडेंस और प्रिविलेंस क्या होता है, यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है। जो भी पॉइंट मैंने लिखा है सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कहीं ना कहीं आए हुए हैं। तो इंसिडेंस का मतलब क्या है, न्यू केसेस ऑफ डिजीज, ठीक है, न्यू केसेस ऑफ डिजीज इंसिडेंस। प्रिविलेंस का मतलब क्या होता है, न्यू प्लस ओल्ड केसेस ऑफ डिजीज, न्यू एंड ओल्ड केसेस ऑफ डिजीज। नेक्स्ट टर्म मैंने लिखा है स्पोरेडिक, एंडेमिक, एपिडेमिक एंड पेंडेमिक। तो देखो इंसिडेंस, प्रिविलेंस, स्पोरेडिक में क्या है, डिजीज स्प्रेड इन फ्यू स्कैटर्ड एरिया। ये चार टर्म 8, 9, 10, 11 पॉइंट्स जो हैं ये आपको याद रखना है, ये आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो ये पॉइंट आप टिप्स पे कर लो, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। स्पोरेडिक का मतलब क्या होता है, जब डिजीज स्प्रेड इन फ्यू, मतलब कुछ स्पेसिफिक एरिया में ही स्प्रेड हो रहा है, उसे हम बोलते हैं स्पोरेडिक। नेक्स्ट है एंडेमिक, एपिडेमिक एंड पेंडेमिक। एन मतलब इन, एपी मतलब अपॉन एंड पेन मतलब ऑल। देखो मैंने लिखा है एन मीन्स इन, एपी मतलब अपॉन और पेन मीन्स ऑल। तो एंडेमिक का मतलब क्या है, एंडेमिक का मतलब डिजीज प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरियाज, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में डिजीज स्प्रेड हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडेमिक। जब डिजीज अपॉन द एरिया, मतलब डिजीज स्प्रेड इन वन ज्योग्राफिकल एरिया टू द अनदर ज्योग्राफिकल एरिया, मींस आप बोलोगे इस कम्युनिटी में ही डिजीज स्प्रेड है तो एंडेमिक है, लेकिन इस कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी में भी स्प्रेड हो रहा है, एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी में स्प्रेड हो रहा है, तो डिजीज स्प्रेड एक ज्योग्राफिकल एरिया से दूसरे ज्योग्राफिकल एरिया में स्प्रेड हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपिडेमिक। और पेंडेमिक का मतलब क्या होता है, डिजीज स्प्रेड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। रिसेंट आपको पता है, वेरी गुड एग्जाम्पल इज कोरोना वायरस, कोविड, ठीक है। तो ये क्या है, पेंडेमिक डिजीज जो अभी हमारे वर्ल्ड में आया था, वो क्या है, कोविड, कोरोना वायरस। डिजीज स्प्रेड इन ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यही बस 3-4 टर्म है जिसमें आपको कंफ्यूजन नहीं रखना, एंडेमिक, एपिडेमिक, पेंडेमिक और स्पोरेडिक क्या होता है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 12 पॉइंट, इम्यूनाइजेशन। अब इम्यूनाइजेशन में क्या है, ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन एंड यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इसमें आपको याद रखना है कितने में आया था, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो शॉर्ट फॉर्म में भी मैंने लिखा है, ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम GIP, एक्सपेंडेड IP और एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन EPI, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP। 1974, 1978, 1985 याद रखना है। यहां से यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से क्वेश्चन पूछा हुआ है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब आया था, 1985। एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन 1978, ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1974। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, इम्यूनाइजेशन से क्वेश्चन आ सकता है। इम्यूनाइजेशन टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार इसको जरूर देखना है, जिसमें आपको इम्यूनाइजेशन शेड्यूल भी देखना है। पूरा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को अच्छे से रीड करना है, कौन से में एट बर्थ क्या देना है, 1.5 महीने, 2.5 महीने, 3.5 महीने, 9 महीने, 15 से 16 महीने, 18 महीने, ये सारा आपको याद करना है। यहाँ पे मैंने इस तरह से लिखा है, ठीक है, लेकिन ये पूरा यहाँ पे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल नहीं है। आपको एक बार इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जरूर देख के जाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन की डिस्कवरी, सेकेंड पॉइंट। 12 पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया कि इम्यूनाइजेशन कब आया था, ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन एंड यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 74, 78, 85, 1974, 1978, 1985 आपको याद रखना है। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन की डिस्कवरी किसने की थी, एडवर्ड जेनर। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, एडवर्ड जेनर, वैक्सीन की डिस्कवरी किसने की, एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, वो आपको एक बार जरूर देखना है। उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जैसे BCG, एट बर्थ हम क्या लगाते हैं, BCG, OPV, हेपेटाइटिस B का लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे BCG में क्या याद रखना है,
वैसिलस, सबसे पहले व्हाट इज द फुल फॉर्म? VCG हम क्या बोलते हैं? सिर्फ BCG बोलते हैं, बट फुल फॉर्म क्या है? बैसिलस कैलमेट-ग्यूरिन, क्योंकि ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने BCG की डिस्कवरी 1921 में की थी। किसके अगेंस्ट प्रिवेंशन करता है? टीवी, ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट। ठीक है, तो 15 से 18 साल तक जब बच्चा होता है तब तक वो टीवी से प्रिवेंट करता है। नाम क्या है BCG का? वैसिलस कैलमेट-ग्यूरिन। ये क्या थे? साइंटिस्ट थे जिन्होंने BCG के बारे में बताया था। कब बताया था? 1921। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट प्रिवेंशन करता है। कैसे फॉर्म में आता है? पाउडर के फॉर्म में आता है। हम कैसे इसको डाइल्यूट करते हैं? NS, नॉर्मल सलाइन में डाइल्यूट करते हैं। कितने घंटे तक यूज कर सकते हैं? 4 घंटे तक इफेक्टिव रहता है। इसके बाद इसका इफेक्टिवनेस कम हो जाता है, तो विद इन 4 आवर्स हमें यूज करना है। कितने टेम्परेचर पे स्टोर करेंगे? 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, मींस डीप फ्रीजर में हमें नहीं रखना है। 2 to 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। कहां पे हम BCG को लगाते हैं? लेफ्ट अपर आर्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितने पॉइंट्स मैंने लिखे हैं यहां सबसे क्वेश्चन आया हुआ है। किसमें रिकंस्टिट्यूट, किसमें डाइल्यूट करना है? NS में। कितने घंटे तक यूज करना है? 4 घंटे तक। 2 to 8 डिग्री सेल्सियस में इसको यूज करना है। लेफ्ट अपर आर्म में BCG का हम वैक्सीन लगाते हैं। इसके बाद हम क्या एडवाइस करते हैं? नो मसाज, मसाज नहीं करना है। ठीक है, और BCG लगाने के बाद क्या होगा? बताना होता है हमें कि वहां पे पैप्यूल का फॉर्मेशन होगा, अल्सर होगा, फिर उसमें स्कार रह जाता है। ठीक है, क्या होगा? पैप्यूल। यहाँ पे पूछा जाएगा किसका फॉर्मेशन? पैप्यूल का फॉर्मेशन होगा, अल्सर फॉर्मेशन टाइप होगा, और क्या होता है? स्कार रह जाता है यहाँ पे। ठीक है, कितना हम लगाते हैं? 0.05 ml। ठीक है, 0.05 ml। ये रिगार्डिंग द BCG इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे वो मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट हम चलते हैं OPV पे। OPV क्या है? ओरल पोलियो वैक्सीन। इसमें पोलियो के अगेंस्ट, ये पोलियोमिलाइटिस डिजीज के अगेंस्ट प्रिवेंशन करता है। अब इसको हम कैसे? OPV ओरल है, ओरल रूट से देते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी कैसे डेवलप होता है? GIT रूट से। इसका इम्यूनिटी कैसे डेवलप होगा? GIT रूट से। इसी वजह से हम OPV को कैसे देते हैं? ओरल देते हैं। ठीक है, कितना देते हैं हम? 2 ड्रॉप्स देते हैं हम। ठीक है, और जो ये OPV का आता है हम देते हैं, पोलियो देते हैं, कितने का? 2 ml का वाइल आता है। इससे हम कितने बच्चे को जो है वो पोलियो पिला सकते हैं, पोलियो ड्रॉप्स दे सकते हैं, क्योंकि हमें 2 ड्रॉप्स देना होता है, मींस 0.1 ml होता है। ठीक है, 2 ml का है तो कितने? 20 चिल्ड्रंस को जो है हम उससे पोलियो पिला सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, एक पोलियो का अगर वाइल है तो उससे आप कितने बच्चों को पोलियो पिला सकते हो? 20 चाइल्ड्स को दे सकते हो। कितना देना होता है? 0.1 ml देना है। तो कितना ड्रॉप्स देना होता है? 2 ड्रॉप्स देना होता है। बोलते हैं ना 2 बूंद जिंदगी की। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। किसने इसके बारे में बताया था? सेविन ने बताया था। कब बताया था? इन 1957। तो जितने पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं सारे इंपॉर्टेंट है। जो मैं बोल रही हूँ आपको बस इसको रिवाइज करते जाना है। कैसा है? लाइव या किल्ड वैक्सीन में, तो लाइव वैक्सीन में आएगा। यहाँ पे एक VVM से क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VVM? वैक्सीन वाइल मॉनिटर। ठीक है, वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग में हमें देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम भी बनाया है वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? स्काई ब्लू कलर का होता है। ये नॉर्मल कब होगा? जब बाहर से डार्क और अंदर से जो एरिया स्क्वायर वाला बनाया है वो लाइट कलर का होगा। बट अगर अपोजिट हो जाए, अंदर वाला डार्क और साइड वाला लाइट हो जाए, या पूरा ही क्या हो जाए? डार्क हो जाए, इसका मतलब क्या है? ये आपको यूज नहीं करना है। यहाँ पे सेंसिटिव पेपर लगा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग बोलते हैं। VVM स्काई ब्लू कलर का होगा। इस तरह से बाहर वाला एरिया डार्क और स्क्वायर वाला एरिया जो है लाइट है, इसका मतलब ये नॉर्मल है। ठीक है, हम बच्चे को पोलियो जो पिलाते हैं तो एंगल बिटवीन माउथ एंड वाइल कितना डिस्टेंस होगा? 45 डिग्री का। ये सब क्वेश्चन आया हुआ है। एंगल बिटवीन द माउथ एंड वाइल कितने डिग्री का एंगल होगा? 45 डिग्री का होगा। कितने पे हम पोलियो वाइल को स्टोर करते हैं? -20 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, -20 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको स्टोर करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स रिगार्डिंग द OPV आपको याद रखना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। किसने दिया था? सेविन ने। कब दिया था? 1957 में। क्लियर है? तो BCG और OPV के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते थे, जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, वो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है DPT में कौन कौन से डिजीज से कंबाइंड वैक्सीन होता है? DPT इज अ कंबाइंड वैक्सीन। कौन कौन से डिजीज से प्रिवेंट करता है? डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनेस। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनेस कंबाइंड वैक्सीन है। ठीक है, किस टाइप का है? किल्ड वैक्सीन है। ठीक है, नेक्स्ट है पेंटावेलेंट भी हम लगाते हैं। अगर जैसे बच्चे को OPV, हेपेटाइटिस बी और डिप्थीरिया, DPT का फर्स्ट डोज जैसे लगा 1.5 महीने पे, तो इसकी जगह पेंटावेलेंट भी लगवा सकते हैं। ठीक है, पेंटावेलेंट में क्वेश्चन पूछा जाता है कौन कौन सी वैक्सीन आती है, इसमें से कौन सी वैक्सीन पेंटावेलेंट के अंदर नहीं है। तो पेंटावेलेंट में क्या होता है? DPT, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी एंड हिब, ये 5 वैक्सीन जो है
ये 5 वैक्सीन जो है पेंटावेलेंट में होता है, इसीलिए इसका नाम पेंटावेलेंट है, क्योंकि 5 बीमारियों से प्रिवेंट कर रहा है, डिप्थीरिया, डीपीटी, हेपेटाइटिस बी एंड हिव। अब हम हिव लगाते हैं, क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ हिव? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो है। अब हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, इससे क्या क्या प्रिवेंट होता है? हिब जो वैक्सीन लगाया है इससे क्या क्या डिजीज प्रिवेंट होता है? निमोनिया है, मेनिंजाइटिस है, लाइक बच्चों में ओटाइटिस मीडिया होता है, इन सब से प्रिवेंशन करता है हिब, ठीक है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट है मीजल्स। मीजल्स हम कब लगाते हैं? 9 मंथ्स लगाते हैं। 9 मंथ्स पे हम क्या लगाते हैं? मीजल्स लगाते हैं। मीजल्स कैसे देते हैं? सबक्यूटेनियस देते हैं। कितना देते हैं? 0.5 ml। कैसा वैक्सीन है? लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। किस फॉर्म में है? ठीक है, लाइफोलाइज्ड, इसका एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लाइफोलाइज्ड, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम में, प्लीज आपको याद रखना है। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, लाइपोलाइज्ड वैक्सीन, कैसे, किसमें हमें इसको डाइल्यूट करना होता है? स्टेराइल वाटर में करना होता है। कितने घंटे तक हम यूज कर सकते हैं? 4 आवर्स तक यूज कर सकते हैं। और मीजल्स अगर कॉन्टामिनेट हो गया और कॉन्टामिनेटेड मीजल्स वैक्सीन आपने बच्चे को लगाया, उसकी वजह से क्या हो सकता है? व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशन? टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, TSS, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम बच्चे में होने का चांस होता है अगर आपने कॉन्टामिनेटेड मीजल्स वैक्सीन लगाया है तो, ठीक है। इसमें टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम इज अ कॉम्प्लिकेशन है, बच्चे को हो सकता है अगर आपने कॉन्टामिनेटेड मीजल्स लगाया है तो। और उसमें क्या डेवलप होता है? कौन सा बैक्टीरिया डेवलप होता है? स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया की वजह से। उससे बच्चे में प्रॉब्लम क्या होता है? टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में हाई ग्रेड फीवर होगा, डायरिया होगा, ठीक है, वॉमिटिंग होगा, ये सिम्टम्स बच्चे में आता है। तो इसका एक मीजल्स का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 9 मंथ्स पे लगाते हैं। और इसके साथ साथ हम बच्चे को क्या देते हैं? विटामिन ए। विटामिन ए का भी क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। क्या याद रखना है? विटामिन ए हम कब? 9 मंथ्स पे फर्स्ट डोज हम बच्चे को विटामिन ए का देते हैं, जिसमें कितना होता है? 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट होता है। टोटल हमें कितना डोज देना होता है विटामिन ए का? 9 डोज हमें देना होता है, ठीक है, टोटल 9 डोज हमें देना होता है। अब देखो 9 डोज, फर्स्ट तो 9 मंथ पे दिया, सेकंड 18 मंथ्स, 24 मंथ, 30, 36, 30, 42, 48, 54 और 60, ठीक है। तो ये फर्स्ट हमने कब लगाया? 9 मंथ पे। उसके बाद मोस्टली जो है 6 मंथ पे, जैसे 18 मंथ है उसके बाद फिर 6 मंथ पे रिपीट किया। एवरी 6 मंथ जो है हम रिपीट कर रहे हैं विटामिन ए के डोज को। तो ये याद रखना है, 18 मंथ, 24 मंथ, 30 मंथ, 36 मंथ, 42 मंथ, 48 मंथ, 54 मंथ एंड 60 मंथ, ठीक है। इस पे हमें देना होता है, कितना डोज देना है? तब हमें 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देना है। कैसे? ओरल देते हैं, ठीक है। विटामिन ए जो है हम ओरल बच्चे को पिलाते हैं, ठीक है। तो 9 डोज, टोटल 9 डोज कितने वीक्स पे देना है? एवरी 6 मंथ, आप यहां पे देख रहे हो रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको फर्स्ट डोज 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, उसके बाद 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, ये आपको इसमें याद रखना है। तो इम्यूनाइजेशन टॉपिक इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैंने आपको बताया है, एक बार आप इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में वीक्स अच्छे से याद करेंगे। इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था वो मैंने आपको बताया है, ठीक है। और कब आया था, किसने वैक्सीन की डिस्कवरी की थी, इसमें ये लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज जो है, इसमें मैं सारे डिजीज को करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, बट डिजीज में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है वो देखना है। चिकन पॉक्स को हम क्या बोलते हैं? वेरिसिला। और स्मॉल पॉक्स को क्या बोलते हैं? वेरियोला। ये आपको याद रखना है। हो सकता है चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स ना यूज करके वो वेरिसिला और वेरियोला यूज करें, ठीक है। तो चिकन पॉक्स वेरिसिला है, इसका कॉजेटिव एजेंट क्या होता है? वेरिसिला जोस्टर वायरस। इंक्यूबेशन पीरियड 10 to 14 डेज। और इसमें जो है स्टेजेस ऑफ रैशेस, ऑल स्टेज ऑफ रैशेस अपीयर होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है प्लियोमॉर्फिज्म, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? प्लियोमॉर्फिज्म करके पूछा जाता है। इसमें स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स किस में होगा? तो यहाँ पे एक स्टेज एक टाइम में अपीयर होता है, बट ऑल स्टेज ऑफ रैशेस अपीयर एट वन टाइम इज कॉल्ड एज प्लियोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्लियोमॉर्फिज्म पूछ सकते हैं। ये टर्म क्या है, कहां पे यूज होता है, कौन से कम्युनिकेबल डिजीज में होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स जो है इरेडिकेट हो गया है, इसे हम क्या बोलते हैं? वेरियोला बोलते हैं। कौन से कॉजेटिव एजेंट क्या है? वेरियोला वायरस है। इंक्यूबेशन पीरियड 7 to 17 डेज का होता है। सबसे पहले ये कहां पे जो है लास्ट केस कहां देखने को मिला था? बिहार में 1975। फ्री कब किया गया? 1975 में स्मॉल पॉक्स फ्री हुआ था इंडिया में। वर्ल्ड से भी अगर हम बात करें तो 1977, और WHO ने स्मॉल पॉक्स को कब इरेडिकेट करना के लिए जो ईयर
डिसाइड किया था वो क्या था, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट फ्रॉम द बाय WHO फ्रॉम 8 मई 1980। तो इसका क्वेश्चन WHO का पूछा जाता है कब इरेडिकेट हुआ, तो आपको याद रखना 8 मई 1980 को किया गया था। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है कॉजेटिव एजेंट इन्फ्लुएंजा वायरस। H1N1 से पूछा जाता है, स्वाइन फ्लू का भी चल रहा है, इसका थोड़ा याद रखना है। H1N1 स्वाइन फ्लू प्रिवेंशन के लिए हमें क्या यूज करना है, N95 मास्क यूज करना है। ड्रग ऑफ चॉइस, ड्रग ऑफ चॉइस अगर आपसे पूछा जाता है तो क्या यूज करते हैं हम इसमें, टेमीफ्लू, जिसे हम ओसेल्टामावीर बोलते हैं, ठीक है। ओसेल्टामावीर जो है ड्रग ऑफ चॉइस में, या टेमीफ्लू, इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट आते हैं डिप्थीरिया। डिप्थीरिया में क्या है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थरी, पॉजिटिव एजेंट पूछा जाता है। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थरी इज अ पॉजिटिव एजेंट। कैसा है, ग्राम पॉजिटिव है। इसमें क्या होता है, स्यूडो मेम्ब्रेन, मतलब होता है फॉल्स मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन अराउंड द लैरिंग्स, फेरिंग्स और टॉन्सिल्स के अराउंड क्या होता है, फॉल्स मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे हम स्यूडो मेम्ब्रेन बोलते हैं, इज अ फॉल्स मेम्ब्रेन। टॉन्सिल, फेरिंग्स और लैरिंग्स के अराउंड फॉर्मेशन हो जाता है। तो पूछा जाता है साइन कैसा होगा, बुल नेक, ये आपको याद रखना है। जैसे डिप्थीरिया आएगा, बुल नेक। और डायग्नोस, एक सिक टेस्ट करके पूछा जाता है। डिप्थीरिया में हम कौन सा, डायग्नोसिस में कौन सा टेस्ट करते हैं, सिक टेस्ट करते हैं, प्लीज याद रखना, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिक टेस्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं मीजल्स। मीजल्स को हम क्या बोलते हैं, रूवियोला, और जर्मन मीजल्स को क्या बोलते हैं, रूवेला। तो ये जो टर्म मैं यूज कर रही हूं ये भी इंपॉर्टेंट है, मीजल्स इज अ रूवियोला, ठीक है। मीजल्स क्या है, रूवियोला है, किसका पॉजिटिव एजेंट, आरएनए पैरामिक्सोवायरस होता है। और यहां इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, वैसे अगर हम डिस्कस करें तो 1 घंटे आधे घंटे का पूरा टॉपिक होगा मीजल्स का, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, आरएनए पैरामिक्सोवायरस। 3C यहां पे देखने को मिलता है अगर पेशेंट को मीजल्स है। 3C आपको याद रखना है, कॉप्लिक स्पॉट। कैसा स्पॉट होगा, कॉप्लिक स्पॉट, ठीक है। 3C में क्या होता है, पेशेंट को कफ, कोराइजा और कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। कफ, कोराइजा, कंजक्टिवाइटिस, ये 3C याद रखना मीजल्स। अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ठीक है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक करना है, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना है, क्योंकि जो एग्जाम है आपका 3-4 दिन बाद, उसमें सबको ये बेनिफिट हो पाए, सारी चीजें पूरा निचोड़ आपको यहां पे मिल पाए, ठीक है। चलो तो आते हैं मीजल्स पे। आरएनए पैरामिक्सोवायरस, क्या मिलेगा, 3C, कफ, कोराइजा, कंजक्टिवाइटिस। कैसा स्पॉट, कॉप्लिक स्पॉट, क्या है, मीजल्स। नेक्स्ट आते हैं जर्मन मीजल्स। जर्मन मीजल्स को क्या बोलते हैं, रूवेला, रूवेला वायरस। रूवेला ये भी आरएनए वायरस होता है, आरएनए वायरस का। रूवेला वायरस इज अ पॉजिटिव एजेंट। पोस्ट सर्वाइकल लिम्फ नोड, यहां पे याद रखना है, पोस्ट सर्वाइकल लिम्फ नोड, पोस्टीरियर फॉलिकुलर पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड होता है, पोस्टीरियर फॉलिकुलर लिम्फ नोड होता है। उसमें कैसा रैसेस होता है, मैक्यूलोपेपुलर टाइप रैस। इसमें जो रैसेस होता है वहां पे मैंने क्या बोला, कॉप्लिक स्पॉट। यहां क्या याद रखना है, मैक्यूलोपेपुलर रैस जो है वो रूवेला में होता है, मींस जर्मन मीजल्स में होता है। कैसा लिम्फ नोड, तो पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड, पोस्टीरियर फॉलिकुलर लिम्फ नोड का फॉर्मेशन होता है। यहां पे याद रखना है, जो भी यहां सिक टेस्ट, डिप्थीरिया में क्या याद रखना है, सिक टेस्ट। मीजल्स में क्या याद रखना है, कॉप्लिक स्पॉट और 3C। नेक्स्ट है अगर किसी बच्चे को कंजनाइटल मींस मदर की वूम में ही रूवेला से इंफेक्टेड है तो उसमें कैसे सिम्टम्स मिलेंगे, यहां पे ये ट्राइड क्लिनिकल फीचर्स में आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राइड क्लिनिकल फीचर्स में याद रखना है, अगर पेशेंट, इफ द पेशेंट हैविंग कंजनाइटल रूवेला, देन 3 सिम्टम्स आपको याद रखना है, PDA, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस, डेफनेस एंड कैटरेक्ट। तो याद क्या रखना है, देखो डेफनेस कान में होगा, PDA हार्ट से रिलेटेड है और कैटरेक्ट आई से रिलेटेड है। तो मैं क्या कह रही हूं, कान में क्या प्रॉब्लम होगा, डेफनेस। आंख में क्या प्रॉब्लम होगा, कैटरेक्ट। और दिल में क्या होगा, PDA। तो ये 3 दिल, आंख और कान का जो रिलेशन है वो आपको कंजेनाइटल रूवेला में याद रखना है। जब भी आप एग्जाम में भूलते हो, दिल पे हाथ रखो, PDA होगा, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस। जब भी आप इसका दूसरा सिम्टम्स भूलते हो, कान पे हाथ लगाओ, डेफनेस। तीसरा भूलते हो, आंख पे हाथ लगाओ, कैटरेक्ट। ये 3 है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कंजेनाइटल रूवेला का क्लिनिकल फीचर्स बताना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मम्स पे। मम्स में क्या होता है, मम्स का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, मिक्सोवायरस पेरिटोडाइटिस होता है। वार्निंग साइन या फर्स्ट साइन करके यहां पे एक पॉइंट आपको याद रखना है,
मम्स का अगर पूछते हैं तो क्या याद रखना है, स्टिफनेस इन माउथ मसल्स और ईयर एक् के, ठीक है। अगर सबसे पहला तो आपको क्या करना है, माउथ मसल्स में स्टिफनेस हो जाता है, मम्स में कॉजेटिव एजेंट क्या है, मिक्सोवायरस पेरिटोडाइटिस, पैराटाइड ग्लैंड में मेनली इन्फ्लेमेशन होगा, तो माउथ मसल्स में क्या होता है, स्टिफनेस होता है। और अगर ये नहीं है तो ईयर एक् आप करोगे फर्स्ट और वार्निंग साइन में। नेक्स्ट है वूपिंग कफ। वूपिंग कफ को हम क्या बोलते हैं, पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वूपिंग कफ या 100-day डिजीज। 100-day डिजीज कॉजेटिव एजेंट क्या है, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, ठीक है। बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ वूपिंग कफ, 100-day डिजीज या पर्ट्यूसिस हम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है सारस, ठीक है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम आपको पता ही है, कोरोना वायरस, और कोरोना वायरस के बारे में तो अभी पूरा वर्ल्ड जो है वो सफर कर ही रहा है, तो इसके बारे में क्या बताना, आपको सब पता ही है, ठीक है। कोरोना वायरस, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। ये सब क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज जो कि रेस्पिरेटरी रूट से, होता है, और जीआईटी रूट से क्या है, आपके सामने लिखा हुआ है पोलियो, टाइफॉइड एंड कॉलेरा। 3 याद रखना, इन तीनों में से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या है इंपॉर्टेंट, पोलियो वायरस टाइप 1, 2, 3। यहां पे पोलियो वायरस जो है कॉजेटिव एजेंट है, 6 मंथ से लेकर 3 ईयर के बच्चे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, अप टू 5 ईयर्स तक हो सकता है, बस मोस्ट कॉमनली कहां तक होता है, 6 मंथ टू 3 ईयर्स, ठीक है। कैसा रूट है, ओरोफिकल रूट से होता है, ओरोफिकल रूट से होता है। कैसा साइन, यहां पे आपको ट्राइपोड साइन याद रखना है, इज वेरी इंपॉर्टेंट पोलियो के बारे में। चाइल्ड अनेबल टू सिट ऑन चेयर, कैसा पैटर्न रहता है, डिसेंडिंग पैटर्न रहता है, एसिमेट्रिक फ्लैसिड पैटर्न रहता है। तो आपको ये ट्राइपोड साइन जो है वो याद रखना है, ट्राइपोड साइन याद रखना है। चाइल्ड अनेबल टू सिट ऑन चेयर, डिसेंडिंग पैटर्न एंड एसिमेट्रिकल फ्लैसिड पैटर्न हो जाता है इन पोलियो। नेक्स्ट है टाइफॉइड सॉरी, नेक्स्ट है टाइफॉइड। टाइफॉइड में क्या होता है, कॉजेटिव एजेंट इज सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी इज अ कॉजेटिव एजेंट। फीवर जो होता है कैसा, स्टेप लैडर पैटर्न में फीवर होता है। यहाँ पे टाइफॉइड में जो फीवर होगा वो स्टेप लैडर पैटर्न का फीवर होता है, याद रखना है। डायरिया कैसा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, पी सूप डायरिया अकर इन विच डिजीज, टाइफॉइड, ठीक है। पी सूप डायरिया होगा, रोज स्पॉट प्रेजेंट होगा, और टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना, विडाल टेस्ट। हम कौन सा टेस्ट करते हैं, विडाल टेस्ट हम कहां करते हैं, टाइफॉइड में, ठीक है। तो टाइफॉइड का ये याद रखना है। ये सब कैसे होता है, फीको ओरल रूट, जीआईटी रूट से होगा। ये सब रेस्पिरेटरी रूट का था, इज अ कम्युनिकेबल डिजीज। नेक्स्ट वन इज द कॉलेरा। क्या है, विब्रियो कॉलेरा इज द कॉजेटिव एजेंट, विब्रियो कॉलेरा इज द कॉजेटिव एजेंट। कैसा डायरिया, राइस वाटर डायरिया, राइस वाटर स्टूल अगर आपसे पूछते हैं, पी सूप स्टूल आपसे पूछते हैं, तो इसका पॉइंट याद रखना है, कॉलेरा है, टाइफॉइड है। ये पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, कमिटीज में आपको देखना है, वोर कमिटीज, सारे कमिटीज का लिखा है, कितने में आया है और क्या करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। भोर कमेटी 1946 हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन मुदलियार और भोर कमेटी में होता है ये हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी है, बट मुदलियार कमेटी हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी है, ठीक है। 1946 भोर कमेटी, मुदलियार कमेटी 1962 हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। नेक्स्ट चड्डा कमेटी किस लिए था, तो उसमें मलेरिया नो मोर करके आएगा, ठीक है, मलेरिया से रिलेटेड है। एंट्री ऑन द नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम इनटू मेंटेनेंस फेज, ठीक है। कौन सी कमेटी इसके रिगार्डिंग थी, चड्डा कमेटी। मुखर्जी कमेटी 1965 फैमिली प्लानिंग। अगर फैमिली प्लानिंग का आता है तो कौन सी कमेटी है, मुखर्जी कमेटी, ठीक है। नेक्स्ट है जंगलवाला कमेटी। इसमें जंगलवाला कमेटी में क्या है, 1967 में इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। क्या किया था, इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, फैमिली प्लानिंग, मुखर्जी कमेटी। भोर कमेटी एंड मुदलियार कमेटी को प्लीज याद रख लेना, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, आया भी हुआ है। हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। नेक्स्ट है करतार सिंह कमेटी, श्रीवास्तव कमेटी। करतार सिंह कमेटी में क्या है, 1974 में आया था, मल्टीपर्पज वर्कर अंडर हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग, ठीक है। मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर जो
अंडर हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग को आया था, वो किसमें, करतार सिंह कमेटी। श्रीवास्तव कमेटी कब आया था, 1975 में। क्या था, गवर्नमेंट ऑन मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मेन पावर, इसके रिगार्डिंग कौन सी कमेटी में बताया गया है, श्रीवास्तव कमेटी। नेक्स्ट है मेहता कमेटी। मेहता कमेटी 1985 में आया था, मेडिकल एजुकेशन एंड रिव्यू कमेटी, ठीक है। मेडिकल एजुकेशन एंड रिव्यू कमेटी 1983 में मेहता कमेटी। सेट्टी कमेटी के अंदर 1954 में नर्सिंग से रिलेटेड याद रखना, नर्सिंग कमेटी टू रिव्यू द कंडीशन ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन, ठीक है, टू रिव्यू द कंडीशन ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन। कौन से में बताया गया, सेट्टी कमेटी के अंदर। बजाज कमेटी 1986 से 1987 तक, इसमें क्या बताया गया था, बजाज कमेटी में क्या है, बजाज कमेटी हेल्थ मैन पावर प्लानिंग प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट 1986 में आया था मेनली, ठीक है, एक सेलेक्ट करना हुआ तो। सरोजनी वर्धापन कमेटी, इसके अंदर भी नर्सिंग से रिलेटेड है। सरोजनी वर्धापन कमेटी चेयरमैन भी सरोजनी वर्धापन और राजकुमारी सूद जो है इसके चेयरमैन थे, ठीक है। सरोजनी वर्धापन कमेटी के जो चेयरमैन थे वो कौन थे, सरोजनी वर्धापन एंड राजकुमारी सूद, ठीक है। तो इसे सरोजनी वर्धापन कमेटी बोला जाता है। 1989 में आया था, ये भी नर्सिंग से रिलेटेड है, हाई पावर कमेटी ऑन नर्सिंग एंड नर्सिंग प्रोफेशन सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1987, ठीक है। तो सरोजनी वर्धापन और राजकुमारी सूद इज द चेयरमैन, इस कमेटी के चेयरमैन थे। तो ये कमिटीज हैं जिसके बारे में एक बार आप जरूर पढ़ के जाना है, कम्युनिटी में इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कम्युनिटी, जिसमें कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, पीएचसी जो है, सीएचसी है और आपका सब सेंटर है और ब्लॉक है, उसमें पूछा जाता है कितना पॉपुलेशन कवर करते हैं इन हिली एरियाज एंड प्लेन एरियाज। तो मैंने यहां पे लिखा है एक लाइन में, इसको भी प्लीज रिवाइज करना है। सीएचसी इज द फर्स्ट रेफरल यूनिट, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सीएचसी इज द फर्स्ट रेफरल यूनिट, कितना पॉपुलेशन कवर करता है, 80,000 टू 1,20,000। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। 80,000 कौन से, हिली एरियाज में, और प्लेन एरियाज में कितना, 1,20,000। नेक्स्ट अगर हम पीएचसी की बात करें, पीएचसी की बात करें, पब्लिक हेल्थ सेंटर की बात करें, 20,000 टू 30,000, 20,000 इन हिली एरियाज एंड 30,000 इन प्लेन एरियाज। अगर हम सब सेंटर की बात करते हैं, कितना पॉपुलेशन कवर करता है, सब सेंटर 3,000 टू 5,000 पॉपुलेशन को कवर करता है, 3,000 टू 5,000, 3,000 इन हिली एरियाज एंड 5,000 इन प्लेन एरियाज। अगर हम एक ब्लॉक की बात करते हैं, हम ब्लॉक की बात करते हैं, इससे क्वेश्चन आया हुआ है, ब्लॉक में अगर आपसे पूछा जाता है तो ये 100, एक ब्लॉक कितने विलेज को कवर करता है। अगर हम एक ब्लॉक की बात करते हैं, 100 विलेज या 1 लाख पॉपुलेशन को कवर करता है। तो सीएचसी पीएचसी सब सेंटर में तो आपको याद रखना है हिली एरियाज एंड प्लेन एरियाज में कितना पॉपुलेशन कवर करेगा, और दूसरा आपको ब्लॉक का क्वेश्चन जो आया हुआ था वो मैंने ऐड किया यहाँ पे, कितना पॉपुलेशन कवर करता है और कितने विलेज को कवर करता है, 100 विलेज एंड 1 लाख पॉपुलेशन को कवर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मैस्लो हायरार्चिकल नीड किसने दिया था, अब्राहम मैस्लो इन 1943, ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, मैस्लो हायरार्चिकल नीड अब्राहम मैस्लो इन 1943 में दिया था। 1943 में इसको दिया था, क्या है, लीस्ट बेसिक नीड, मोस्ट बेसिक नीड, या लोएस्ट लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे, ऐसे करके पूछा जाता है। तो यहाँ पे मैस्लो हायरार्चिकल लॉ आपको दिख रहा होगा, मैंने ट्रायंगल बनाया है, इसमें जो सबसे नीचे है वो मोस्ट बेसिक नीड होता है, और जो सबसे ऊपर टॉप पे है ये सबसे लीस्ट बेसिक नीड होता है, ठीक है। ये सबसे लोएस्ट लेवल पे है, ये हाईएस्ट लेवल पे है, लिखा हुआ है। सबसे मोस्ट बेसिक नीड क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है। रोटी कपड़ा और मकान मीन्स बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स इज द बेसिक नीड, जिसमें वही है, फूड है, होम है, ऑक्सीजन है, इस तरह से ये मोस्ट बेसिक और फिजियोलॉजिकल नीड्स है। इससे ऊपर अगर हम जाएं तो क्या आएगा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, दिस इज द फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, लव एंड बिलोंगिंगनेस, सेल्फ स्टीम, एंड सबसे हाईएस्ट लेवल पे लीस्ट बेसिक नीड इज अ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसमें 5 पॉइंट है, ये 5 पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है मैस्लो हायरार्चिकल नीड्स का।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम ओआरएस से बात करते हैं। ओआरएस से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओआरएस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा टोटल, और ओआरएस की ऑस्मोलैरिटी कितनी होगी टोटल। ओआरएस से क्वेश्चन होता है 24 आवर्स में जो हमने ओआरएस प्रिपेयर किया, ओआरएस का पाउच आता है, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है 1 लीटर पानी में मिला के हमें बनाना है और उसे 24 आवर्स में यूज करना है। अगर बच गया है तो 24 आवर्स के बाद हमें डिस्कार्ड करना है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, टोटल कॉन्सेंट्रेशन कितना है और टोटल इसका ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है। तो कॉन्सेंट्रेशन टोटल 20.5 या फिर इसको क्वेश्चन आता है 21 ग्राम होता है। इसमें क्या क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, सोडियम एंड डेक्सट्रोज। सोडियम क्लोराइड 2.6 ग्राम, पोटेशियम 1. सोडियम क्लोराइड कितना हो गया 2.6 ग्राम, पोटेशियम 1.5 ग्राम, सोडियम 2.9 ग्राम एंड डेक्सट्रोज 13.5 ग्राम। अगर हम टोटल बात करें तो 20.5 ग्राम या फिर 21 ग्राम जो है इसका कॉन्सेंट्रेशन है। अगर हम ऑस्मोलैरिटी ऑफ ओआरएस, ऑस्मोलैरिटी की बात करें तो इसमें क्या होता है, सोडियम 75 मिलीमोल पर लीटर, क्लोराइड कितना होता है 65 मिलीमोल पर लीटर, पोटेशियम कितना होता है 20 मिलीमोल पर लीटर, सिट्रेट कितना होता है 10 मिलीमोल पर लीटर, डेक्सट्रोज कितना होता है 75 मिलीमोल पर लीटर। अगर हम टोटल कॉन्सेंट्रेशन, टोटल ऑस्मोलैरिटी की बात करें ओआरएस की तो 245 मिलीमोल पर लीटर होता है। तो आपको ध्यान से क्वेश्चन देखना है कि आपसे ऑस्मोलैरिटी पूछा है या फिर आपसे कॉन्सेंट्रेशन पूछा है, तो उससे आंसर करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्राइएज की। ट्राइएज में क्या है, 2 शॉर्ट। ट्राइएज क्या है, 2 शॉर्ट, रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्लैक कलर। ये कलर कोडिंग से आपको दिया जाता है। हॉस्पिटल सेटिंग की बात करें तो हॉस्पिटल में क्या होता है, रेड, येलो एंड ग्रीन। अगर हम इमरजेंसी डिजास्टर साइट की बात करें, कहीं पे डिजास्टर हुआ है और वहां पे जो ट्राइएज होगा तो उस टाइम पे रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्लैक। वहां पे जो है क्राइटेरिया थोड़ा मतलब ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा डिफरेंट है, वो आपको समझना है। स्टार्ट, एक क्वेश्चन स्टार्ट से पूछा जाता है, डिजास्टर साइट पे क्या है, START। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ START? क्वेश्चन आया हुआ है, इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल ट्राइएज एंड रैपिड ट्रांसपोर्टेशन। स्टार्ट क्या है, सिंपल ट्राइएज एंड रैपिड ट्रांसपोर्टेशन। क्या करते हैं, रेड इज द इमरजेंट, येलो इज अर्जेंट। इमरजेंट मतलब इमीडिएट, इमीडिएट, येलो अर्जेंट, ग्रीन माइनर इंजरी और ब्लैक मतलब डेथ, डेड जो है उसमें हमें ये कलर कोडिंग करना होता है। ब्लैक बोलते ही आपको पता चल जाएगा पेशेंट डेड है, ग्रीन का मतलब बहुत ही माइनर इंजरी है, रेड का मतलब सबसे पहले, चाहे हॉस्पिटल हो या डिजास्टर, अगर रेड कलर है तो हमें सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, सबसे पहले उस पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करना है इन द डिजास्टर, चाहे हॉस्पिटल में भी सबसे पहले हमें उस पेशेंट को देखना है। येलो का मतलब हम स्लाइटली डिले कर सकते हैं, इसमें भी अर्जेंट होता है, हमें जल्दी देखना होता है, बट फर्स्ट प्रायोरिटी रेड को देते हैं और सेकेंड प्रायोरिटी हम येलो को देंगे, मींस स्लाइटली हम डिले कर सकते हैं। और ग्रीन माइनर इंजरी है, ब्लैक मतलब डेड है। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें लिखा है, सब में से क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। तो ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जो है मैंने आपको पॉइंट्स बताए, इसके अलावा बहुत सारे डेट्स हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, वो सब भी हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स है ये याद रखना है। इसमें हम देखेंगे इंपॉर्टेंट डेज ऑफ पब्लिक हेल्थ, जैसे एंटी लेप्रेसी डे 30 जनवरी, नो स्मोकिंग डे 2nd वेडनेसडे ऑफ मार्च, इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8th मार्च, 4th वन इज द वर्ल्ड डिसेबल्ड डे 15th मार्च, एंटी ट्यूबरकुलर डे 24th मार्च, वर्ल्ड हेल्थ डे 7th अप्रैल, वर्ल्ड मलेरिया डे 25th अप्रैल, नर्सेज डे 12th मई, नो टोबैको डे 31st of May, World Environment Day 5th June, Doctors Day 1st July, World Population Day 11th July, World Hepatitis Day 28th July. Next, World Literacy Day 8th September, World Rabies Day 28th September, World Mental Health Day 10th October, Universal Immunization Day 10th November, World AIDS Day 1st December, Human Rights Day 10th December, World Immunization Week last week of April, World Breastfeeding Week 1st to 8th August. Some important health legislations passed in India: the Vaccination Act 1880, the Child Restraint Act 1929, the ESI Act 1948, the Factories Act 1948, the Prevention of Food Adulteration 1954, the Hindu Marriage Act 1955, the Indian Medical Council Act 1956, the Dowry Prohibition Act 1961, the Registration of Birth and Death Act
1969, the MTP Act 1971, the Narcotic Drug and Psychotropic Substance Act 1985, the Consumer Protection Act 1986, the Environment Protection Act 1986, the Mental Health Act 1987, the Protection of Human Rights Act 1993, the Transportation of Human Organs Act 1994, the Biomedical Waste Management and Handling Rules 1998, the Tobacco Control Act 2003, the Information Technology Act 2000, the National Rural Health Employment Guarantee Act 2005, the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005, the Right of Information Act RTI Act 2005, the Food Standard and Safety Act 2006, the Protection of Child from Sexual Offence Act 2012. Health Programs of India. National Family Planning Program 1951, National Malaria Control Program 1953, Lymphatic Filariasis Control Program 1955, National Malaria Eradication Program 1958, National Tuberculosis Control Program 1962, National Goiter Control Program 1962, National Trachoma Control Program 1963, Urban Malaria Scheme 1971, Integrated Child Development Services ICDS 1975, National Cancer Control Program 1975 to 1976, National Program for Control of Blindness 1976, Kala Azar Control Program 1977, Modified Plan of Operation 1977, National Mental Health Program 1982, National Leprosy Eradication Program 1983, National Guinea Worm Eradication Program 1983 to 1984, National AIDS Control Program 1987, BFHI Baby Friendly Hospital Initiative 1991, RNTCP Revised National Tuberculosis Control Program 1992, CSSM Child Survival and Safe Motherhood Program 1992, National AIDS Control Program 1992 to 1997. National Iodine Deficiency Disorder Control Program 1992, Eradication Program 1996 to 1997, Revised Lymphatic Filariasis Control Program 1996 to 1997, Enhanced Malaria Control Project 1997, Reproductive and Child Health Program 1997, National Anti-Malaria Program 1999, National Oral Health Project 1999, National AIDS Control Program 1999 to 2004, National Vector-Borne Disease Control Program 2003 to 2004, Integrated Disease Surveillance Project 2004 to 2009, Reproductive and Child Health Program 2nd 2005, NRHM National Rural Health Mission 2005, National AIDS Control Program 2006 to 2011, National Tobacco Control Program 2007 to 2008. National Program for Prevention and Control 2008 of Cancer, Diabetes and Cardiovascular Disease and Stroke, National Program for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Disease and Stroke 2008, NPHC National Program for Health Care of Elderly 2011, National Leprosy Control Program 1955, National Family Welfare Program 1977. Vaccine name and discovery. First vaccine is coined by Edward Jenner and the first vaccine to be developed by smallpox. First vaccine is smallpox and vaccine is coined by Edward Jenner. Smallpox vaccine in 1798, rabies vaccine 1885, cholera vaccine 1892, BCG vaccine 1921, diphtheria toxoid 1923, pertussis vaccine 1927, tetanus toxoid 1927, influenza vaccine 1937, mumps vaccine 1949, IPV inactivated polio vaccine 1954, OPV 1957, measles vaccine 1960, rubella vaccine 1962 and hepatitis B vaccine 1976. Next, important facts of anti-tubercular drugs. Most effective anti-tubercular drug rifampicin, most bactericidal anti-tubercular drug rifampicin, most toxic anti-tubercular drug INH, most isoniazid, rapid sputum conversion isoniazid, orange discoloration of urine rifampicin,
first to develop resistance isoniazid, contraindicated in AIDS patient on protease inhibitor rifampicin, contraindicated in HIV, thiacetazone, contained in all phase of all category of DOTS, rifampicin and isoniazid, injectable anti-tubercular drug streptomycin, contraindicated in children less than 6 years of age, ethambutol, causative optic neuritis, ethambutol, and the causative vestibular damage is caused by streptomycin. ये है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। तो ये था कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का पूरा रिव्यू। ठीक है, ऐसे ही हम बाकी सब्जेक्ट्स को भी, बाकी सब्जेक्ट्स का अलग अलग नहीं, बाकी सब्जेक्ट्स का हम कंबाइन करेंगे, बिकॉज कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द CHO एग्जाम्स। कम्युनिटी राजस्थान CHO के लिए स्पेशल क्लास थी जिसमें ये क्वेश्चंस जो हैं आपको याद रखना है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से भी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसे सेपरेट वीडियो में लिया है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स को इन शॉर्ट में 1 से 1.5 घंटे की वीडियो होगी, उसमें पूरा सब 1.5-2 घंटे की भी हो सकती है, जिसमें मैं सारे सब्जेक्ट्स को, चाहे OBG हो, पीडियाट्रिक्स हो, सबके की पॉइंट्स को, पूरा सब्जेक्ट वाइज तो हम नहीं कर पाएंगे, टॉपिक वाइज तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ सारे सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो मैं उसमें डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो वो हम सेकेंड पार्ट 1 और पार्ट 2 या हो सकता है पार्ट 3 भी आए, 3 वीडियो में पूरा जो नर्सिंग है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो में आपको पूरा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आपने देखा है कि हमने लिया है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।